तो मित्रों, अगर आपको सीडीएस और एनडीए क्लियर करना है तो कभी भी इस भुलावे में मत रहना कि भाई जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफी कम आएगा। जनरली बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सेटिस्फाइड हो जाते हैं ये सोचकर, जब वो लो लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। लो लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, थिंकिंग उतनी ही रहेगी, पर्सपेक्टिव आपका जो है वो नहीं क्या बोलते देख पाएगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जिस तरह के मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ उस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, सीएपीएफ के पेपर वन में पूछे जाते हैं और एनडीए सीडीएस में तो पूछे ही जाते हैं। तो भाई मन लगा के, तन मन धन लगा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इनका एक्सप्लेनेशन देखो और फिर आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, अब हम किसी एक सर्टेन लेवल को अटेंड कर रहे हैं। मेंटल अपना क्या बोलते हैं, दिमाग को मेंटली चैलेंज करो यार, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए, पॉलिटी फोर स्टार्ट करते हैं। आज 25 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स दिस फिलोसफी। कि भाई ये लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, मतलब पावर्स जो गिवन होती है गवर्नमेंट को वो अनलिमिटेड नहीं होती बट लिमिटेड होती है ना। तो भाई इसमें सबसे पहला आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो भाई ये सही है, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो लिमिटेशंस की तरह एक्ट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। कि भाई स्टेट को जो है वो सिटीजन्स की राइट टू एक्सप्रेस, जो राइट्स होते हैं, आपका एक्सप्रेस हो गया, स्पीच हो गया, लिबर्टी हो गया, इन सबको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो जो भी एग्रीव्ड सिटीजन है वो डायरेक्टली जुडिशरी के पास एनफोर्समेंट के लिए जा सकता है। ठीक है। दूसरा डीपीएसपी। तो डीपीएसपी जो है भाई वो आपको कॉन्स्टेंट्स या लिमिटेशंस की तरह एक्ट नहीं करते, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल नहीं होते। आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मैंडेटरी नहीं होते। ठीक है। ये एक मोरल ऑब्लिगेशन की तरह काम करते हैं सरकार पे। और फिर सबसे लास्ट में आता है भाई आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगेन, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भाई फिलहाल फिलहाल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो इन पे भी क्या कर सकती है, इनको इन्फोर्स करवा सकती है। लेकिन फिलहाल इनके ऊपर भी कोई कॉन्स्टेंट्स और लिमिटेशंस नहीं है एज द एज अ पार्ट ऑफ सिटीजन्स। तो भाई गवर्नमेंट पे भी नहीं है फिलहाल ऐसा। तो भाई ये भी गलत होगा आपका। तो फर्स्ट ऑफ, आगे बढ़ते हैं। टीम इंडिया विंग ऑफ द नीति आयोग कंप्राइजेज ऑफ, अलग अलग विंग्स हैं नीति आयोग में। तो टीम इंडिया विंग में कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आपको जान लेना है कौन कौन सी विंग्स होती हैं आपकी। एक होती है रिसर्च विंग, ठीक है, और जो इसमें थिंक टैंक वगैरह होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर आपकी होती है कंसल्टेंसी विंग, पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो भी चीजें आती हैं वो लॉन्ग टर्म में कितना इफेक्ट क्रिएट करेंगी और अभी फिलहाल कैसे रन कर रही हैं, ये सब उनके अंडर में होता है। और सबसे लास्ट में आती है टीम इंडिया विंग। टीम इंडिया विंग में कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। वो भाई आपके टीम इंडिया विंग के क्या होते हैं? पार्टिसिपेंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द कैंटोनमेंट बोर्ड। आप में से मैक्सिमम लोग कैंटोनमेंट बोर्ड में रहे होंगे, लेकिन उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है ये हम में से बहुत कम लोगों को पता हो। तो चलिए, क्वेश्चन यही है कि भाई कौन सा करेक्ट है विद रेफरेंस टू द कैंटोनमेंट बोर्ड। सबसे पहला, इट इज स्टेब्लिश फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट बोर्ड। तो भाई ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ये कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 आया था और लेजिस्लेशन इनेक्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो भाई जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सिविल पॉपुलेशन जो होती है उसका जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किया जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड के थ्रू। ठीक है। तो पहला तो ट्रू है। दूसरा, इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बिल्कुल गलत। कौन सी मिनिस्ट्री होती है आपकी? डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंडर में काम करता है कैंटोनमेंट बोर्ड। और इट कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर। तो भाई ये बिल्कुल सही है। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो जब तक उनका ऑफिस उनके यूनिट वगैरह जो है स्टेशन में है। जो मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग होता है ना, ही इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। वो ऑटोमेटिकली जो भी मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग होगा, कमांडेंट होगा स्टेशन का, वो भाई क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा बोर्ड का, और उसकी मीटिंग को प्रेसाइड करेगा। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स में से चूज किया जाता है 5 इयर्स के लिए, और बाकी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो कमांडेंट आपका नॉमिनेट करता है। तो भाई दिस इज ट्रू। तो आपका फर्स्ट एंड थ्री इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ स्टेट बिल। स्टेट बिल के रिगार्डिंग में कौन सी चीजें आपकी सही है? तो देखो, जब भी गवर्नर रिजर्व करता है बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो भाई अब उसका फर्दर कोई रोल नहीं होता उस। ठीक है। तो भाई ये आपका स्टेटमेंट टू जो है, मतलब बी जो है, ये सही है।
अगर बिल रिटर्न कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस और हाउसेज और उसको दोबारा पास कर दिया जाता है, तो फिर भाई प्रेसिडेंट के पास में फिर से प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट असेंट के लिए। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ऑब्लाइग नहीं होता कि भाई वो बताए, वो बोले कि भाई इस बिल को मैं असेंट दूंगा। अगर प्रेसिडेंट असेंट दे देता है तो एक्ट बन जाता है, तो मतलब गवर्नर का जो असेंट होता है वो लॉन्गर रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया आपसे। तो एडजर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। बिल्कुल सही। एडजर्नमेंट मोशन जो होता है भाई आपका, वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें आपकी जो मीटिंग होती है उनको इंडेफिनेटली टाइम के लिए क्या कर दिया जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है। भाई इसके बाद ये सॉरी, हाँ ये हो गया आपका ट्रू। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो भाई बिल्कुल गलत है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास मत का जो प्रस्ताव होता है वो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो गवर्नमेंट रनिंग होती है उसके लिए ही होता है। किसी इंडिविजुअल की तरफ रन कर ही नहीं सकते, ये सरकार गिराने के लिए यूज किया जाता है। फॉल्स। एंड सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। नहीं, सेंसर मोशन जो होता है वो ही सिर्फ इंटायर सॉरी इंडिविजुअल मिनिस्टर्स या फिर काउंसिल मिनिस्टर दोनों के लिए किया जा सकता है। सो दिस विल बी फॉल्स। सो वन, इसका वन आएगा ना, हाँ सॉरी नॉट करेक्ट। सो टू एंड थ्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है। तो देखो पहला स्टेटमेंट है दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल गलत। सैलरी और अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो होते हैं उनकी लीव ऑफ एब्सेंस पेंशन वगैरह ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस सॉरी ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं बल्कि पार्लियामेंट के द्वारा होते हैं। पार्लियामेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट, इट कैन बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट टू द जजेस डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद में इनमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो भाई ऐसे प्रिविलेजेस और राइट्स जो होते हैं जजेस के वो उनके डिसएडवांटेज के लिए, ताकि भाई उन पे कोई दबाव ना डाला जा सके, तो भाई वो भी चेंज नहीं किए जा सकते। फॉल्स। फिर आता है सैलरीज सॉरी हाँ इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो भाई जो भी आपकी पेंशन है अलाउंसेस हैं ये सब चीज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रहती हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज की जाती है, स्टेट पे नहीं। तो ये गलत होगा। और फिर नन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, तो भाई ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन द गवर्नर एक्ट इन हिज डिस्क्रेशन। किस मैटर्स में गवर्नमेंट को पास ये गवर्नमेंट को सॉरी गवर्नर को एम्पावर कर रखा है कि भाई वो अपने डिस्क्रेशन में अपनी विजडम के हिसाब से फैसले ले सके। तो पहला आता है सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। तो देखो आर्टिकल 163(1) में गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है कि कुछ फैसले सर्टेन मैटर्स पे अपने डिस्क्रेशन में वो ले सकते हैं कोर्ट रूलिंग्स और कन्वेंशंस के हिसाब से। तो इसमें जो सबमिट आता है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आती है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 356 कि भाई किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ढंग से नहीं चल रही है, ये आता है। दिस इज ट्रू। सेकंड, रिजर्विंग बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो भाई रिजर्वेशन जो रहता है बिल्स का फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास भेजे जाते हैं स्टेट के बिल्स। तो ये भी आता है भाई, ये भी ट्रू है। ये आता है आपका आर्टिकल 200। और फिर अपॉइंटिंग अ चीफ मिनिस्टर इफ नो सिंगल पार्टी हैज सिक्योर्ड अ मेजोरिटी इन द स्टेट इलेक्शन, ये भी भाई उनके पास आता है। तो भाई ये भी ट्रू है। तो मतलब आपके तीनों ही सही। Next, with reference to Vice President of India, which of the following statement is or are correct? Vice President के रिस्पेक्ट में पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चंस। So, Vice President is elected by the same electoral college as that of President। कि Vice President को इलेक्ट करने के लिए सेम लोग रहते हैं, ठीक है, सेम वोटर्स रहते हैं जैसा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो भाई ये बिल्कुल भी गलत है। सॉरी ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं वही सेम लोग आपके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो भाई ये आपका गलत है। दूसरा, रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल नीडेड टू बी पास्ड विद स्पेशल मेजोरिटी इन द बोथ द हाउसेज। तो रेजोल्यूशन उसके रिमूवल के लिए स्पेशल मेजोरिटी वाला चाहिए होता है। ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें आपका बोथ द हाउसेज नहीं चाहिए होता है। रेजोल्यूशन पास किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इट शुड बी एग्रीड टू बाय द लोकसभा। मतलब राज्यसभा में आपकी चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी और लोकसभा में चाहिए होती है ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ठीक है, और ऐसा रिजोल्यूशन जो है इसके लिए 14 डेज का एडवांस नोटिस भी दिया जाता है।
तो इसका होगा नीदर वन नॉट टू। और फिर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, 1964 में ये कमेटी बनाई गई थी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी। ठीक है, तो भाई इसके बारे में बताना आपको, द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी कैन बी ओनली फ्रॉम लोकसभा। तो ये बिल्कुल सही है। जो चेयरमैन होता है कमेटी का, उसको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा मेंबर्स में से चूज किया जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। एंड द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। बिल्कुल, इनका जो टर्म होता है वो 1 ईयर का रहता है। और इनका इलेक्शन कैसा होता है? इनका इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिस मेथड से हम प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, वही मेथड यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रिजिग्नेशन लेटर टू। वाइस प्रेसिडेंट ऐसा जो चेयरमैन के तौर पे भी एक्ट करते हैं राज्यसभा के, उनका टर्म कितना रहता है? उनका टर्म रहता है 5 इयर्स। तो भाई ये किसको देते हैं, किसको अपना रिजिग्नेशन लेटर देते हैं? तो भाई आर्टिकल 67A के अंडर में अगर देखा जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट अपना जो हैंड रिटन रिजिग्नेशन है, जो भी है साइन द्वारा, उनके द्वारा साइन किया जाता है, वो प्रेसिडेंट को देते हैं। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज एज ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। अगर पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है आप हटा सकते हैं। अदरवाइज 65 ईयर्स तक उनका जो रहता है टर्म ऑफ ऑफिस रहता है। ठीक है, कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। और पार्लियामेंट की अगर रिकमेंडेशन है, रेजोल्यूशन पास किया गया है, तब जाके भाई आप क्या कर सकते हो, उनको, प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं। दिस विल बी ट्रू। एंड द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट मोशन। उनके ऊपर जब इम्पीचमेंट मोशन चल रहा होता है, उसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं कर सकते विधानसभा या पार्लियामेंट वगैरह में। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है आपका, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद होते हैं उनकी बात की जा रही है। द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखो, इसको हम बोलते हैं बाइकैमरल सिस्टम। ठीक है, बाइकैमरल क्या होता है कि भाई दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में या फिर स्टेट में। स्टेट लेवल पे भाई आपका विधानसभा होता है, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और आपका विधान परिषद होता है, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके सारे स्टेट्स में नहीं है, कुछ स्टेट्स है, 5-6 स्टेट्स हैं वहाँ वहां पर ही है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका स्टेट के लेवल पे आप समझ लीजिए, जैसा राज्यसभा सेंट्रल के लेवल पे होता है, वैसे स्टेट के लेवल पे आपका रहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत है। कैसे गलत है? पार्लियामेंट एबोलिश कर सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकती है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की क्या करती है, एक रेजोल्यूशन उसके रिस्पेक्ट में पास कर देती है। ऐसा स्पेसिफिक रेजोल्यूशन जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको भाई आप अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, आर्टिकल 368 के अंडर में ये नहीं आता है। पार्लियामेंट में ये ऑर्डिनरी मेजोरिटी के थ्रू ही पास किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही पास किया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट टू, इट एंजॉयज इक्वल पावर्स एज द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स। तो ये भी भाई आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास लिमिटेड पावर्स रहती है ना। ऑर्डिनरी बिल जो है आपका, वो इधर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में इमर्ज हो सकता है। लेकिन इसमें अमेंडमेंट्स और बाकी चीजों से रिस्पेक्टिव पावर्स को देखा जाए, तो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में क्या होता है, ज्यादा पावर्स होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती। Next, under which of the following circumstances the members of the state legislative assembly is are disqualified? आपकी जो एमएलएस वगैरह होते हैं उनको डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आता है, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो भाई ये भी बिल्कुल सही क्राइटेरिया है, ट्रू। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट, ये भी बिल्कुल सही। इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या है भाई? इसमें आता है भाई आपका डिफेक्शन लॉ। अगर कोई बंदा पार्टी ए से उसको टिकट मिला है, पार्टी ए से टिकट मिला है एंड वो जीत जाता है, वो जीत गया, और जीतने के बाद वो पार्टी बी में चला गया कि भाई मैं तो इस पार्टी से मिनिस्टर बनूंगा। इस चीज को रोकने के लिए भाई आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लेके आया गया था। ठीक है, कि भाई अगर ऐसा बंदा दूसरी पार्टी में जाता है तो फिर भाई उसको क्या है, डिस्क्वालिफाइड करार दे दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू।
नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, पंचायती राज में बहुत सारी कमेटीज आई थी, बहुत सारे कमीशंस बने थे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, द बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टू टीयर पंचायती राज सिस्टम। तो भाई ये गलत है। 1957 में क्या बोलते हैं आपके जो बलवंत राय, सॉरी, हाँ, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, है ना। तो भाई इन्हें इनका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम की बात की थी, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू एस्टेब्लिश पंचायती राज, बिल्कुल सही। आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया, दिस इज ट्रू। एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 1982, तो भाई ये गलत है। आपका 73rd जो सी ए कब आया था, 1992 में आया था, ठीक है। और ये फोर्स में कब आया, अप्रैल 1993 में। तो भाई इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया गया था, तो भाई ये आपका क्या है, फॉल्स। तो इसका आएगा ट्रू ओनली। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, आपसी राज्यों में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रेड और कॉमर्स होता है उसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमेन्स टोटली साइलेंट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द इंडियन टेरिटरी एंड लीव्स इट टू द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन, कि भाई पूरी जो फ्रीडम है वो पार्लियामेंट को दे रखी है कि आप अपने हिसाब से कानून बनाइए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है। तो ये गलत है भाई आपका। आर्टिकल 301, आर्टिकल 301 जो है उसमें मेंशन कर बहुत सारी प्रोविजंस है इस रिलेशन में, ठीक है। तो ये गलत है। दूसरा, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द स्टेट्स, तो भाई पार्लियामेंट क्या रिस्ट्रिक्शन ला सकती है, तो भाई बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स जो भाई स्टेट्स के बीच में होता है या विद इन स्टेट में होता है, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट को एक एंगल में रख के क्या करती है पार्लियामेंट, क्या कर सकती है इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन किसी एक स्टेट के लिए फेवर नहीं कर सकती। तो भाई ये भी आपका क्या होगा, सो हाँ ये करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो प्रोविजंस इन द फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में किस किस तरह के प्रोविजन है। तो देखो, फिफ्थ शेड्यूल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, कौन से स्टेट के लिए, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं, इन एनी स्टेट एक्सेप्ट, कौन कौन से स्टेट इसमें नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके अलावा जो भी बाकी स्टेट्स हैं उनके शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उनके शेड्यूल्ड एरियाज, उन सब के लिए भाई फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजंस है, ठीक है। अब इसके साथ साथ सिक्स शेड्यूल में क्या होता है, सिक्स शेड्यूल में जो आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए प्रोविजंस है। तो आंसर क्या होगा, द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट, ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत आफ्टर 2 years ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत आपकी बनी 2 साल बाद उसका डिसोल्यूशन हो गया किसी भी वजह से, तो भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 5 year की बात की गई है, पंचायत का जो टेन्योर है 5 साल का होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भाई आपकी स्टेट विधानसभा से अलग, लोकसभा से अलग, यहाँ पर अगर पंचायत इस केस में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो भाई उसकी जो ड्यूरेशन है वो भाई बाकी के बचे हुए 3 सालों के लिए है ना। तो इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्व रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। नेक्स्ट आता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेवंथ शेड्यूल लोकल गवर्नमेंट एज अ सब्जेक्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, लोकल गवर्नमेंट किसका सब्जेक्ट है, कौन सी लिस्ट में आता है। तो भाई लोकल सब्जेक्ट आपका स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट जो है वो उसके ऊपर भाई अपने कानून बना सकते हैं खुद से, ठीक है। और फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जो आपकी लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, उससे रिलेटेड है। सबसे पहला, लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाइल पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओवरराइड द अमेंडमेंट्स मेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर सकती है, ऑर्डिनरी बिल के मामले में जब उसको पास करती है तो जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अमेंडमेंट्स किए हैं उनको ओवरराइड कर सकती है, बिल्कुल सही। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में ज्यादा पावर्स होती है। Second, a bill rejected by the legislative assembly irrespective of its origin ends and becomes dead, ये भी सही है, जो मैकेनिज्म होता है बिल के पास करने को लेके वो भाई यही कहता है, तो मतलब बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज मेड रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन को लिए आपकी बहुत सारी कमिटीज आई थी, बहुत सारी चीजें आई थी, तो भाई कौन कौन सी कमिटीज ने रिकमेंडेशंस किए थे।
तो भाई इसमें आपका आता है सबसे पहले सरकारिया कमीशन। तो भाई बिल्कुल सही। जस्टिस आर एस सरकारिया कमीशन जो था, जून 1983 में अपॉइंट किया गया था। और इन्होंने बेसिकली ये कहा कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में चीजों को बैलेंस किया जाना चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद भाई आपका एमएम पुंची कमीशन आया था 2007 में। इन्होंने भी इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, स्टेट बिल्स के रिगार्डिंग में, बहुत सारी ट्रीटीज को लेके, इन सब चीजों को लेके। और फिर भाई आपकी राजमन्नार कमेटी आई है, ये 1969 में बनाई गई थी। इन्होंने भी भाई बोला था कि भाई इंटर स्टेट जो काउंसिल्स होती हैं आपकी, उनको बनाया जाना चाहिए कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। तो भाई इसमें आपकी तीनों चीजें आती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग जो होता है, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टेटमेंट पूछे गए हैं। पहला, ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनको जो है भाई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के ग्राउंड्स पे ही आप इम्पीच कर सकते हो। तो भाई आर्टिकल 56 में क्लियरली यही गिवन। दूसरा, ऑन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टेक्स चार्ज एज प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टेन्योर। नहीं, आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है रिमेनिंग टेन्योर के लिए क्या बोलते हैं, नहीं आता। स्टेटमेंट टू आपका गलत है। जब प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, उनकी डेथ होती है, इनकेपेबल होते हैं, इन जब केसेस में वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उस टाइम पे 6 महीने के लिए जो है वाइस प्रेसिडेंट आपके, सुन, उस टाइम पे आपके वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ऑफिस अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जैसे ही वापस आते हैं, तो वैसे ही आपका क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट हट जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने रिजाइन किया है, उनकी डेथ हुई है, तो उस केस में क्या होता है कि भाई 6 महीने के लिए आपके इलेक्शन 6 महीने के अंदर करवाने होते हैं। ठीक है। तो भाई इसका आएगा फर्स्ट ओनली। फिर विथ रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो भाई आर्टिकल 163 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए, और उनको एड और एडवाइस करने, सॉरी, गवर्नमेंट को एड और एडवाइस करने के लिए उनका हेड जो है वो सीएम होना चाहिए। तो ये फंक्शन आपका बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के बराबर का रहता है, जैसा सेंट्रल लेवल पे होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सेकंड, ही कैन बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। तो भाई देखो, आपका स्टेटमेंट टू जो है वो गलत है। गवर्नर कभी भी डिसमिस नहीं कर सकते हैं उनको, ऐसा नहीं होता। जब तक मेजोरिटी है तब तक डिसमिस नहीं कर सकते। दिस विल बी फॉल्स। एंड ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम। बिल्कुल सही। 1 and 3 ओनली। Next, with reference to the political parties as recognized by the Election Commission (EC), consider the following statement. Political parties को जैसे recognize किया जाता है EC के द्वारा, उसके respect में questions हैं आपके statements. EC recognizes parties as national parties और state parties on the basis of their poll performance. उनकी जो poll performance होती है, उनको जो votes वगैरह मिले होते हैं, कुछ respective quota उनको fulfill करना होता है, उसके basis पे EC क्या करती है, उनको state party या national party का दर्जा देती है, जो कि बिल्कुल सही है। Next, the recognition granted by EC to political parties determines their right to certain privileges in elections. ये भी बिल्कुल सही है। जो रिकॉग्निशन कमीशन देती है पार्टीज को, उसमें कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, लाइक पार्टी सिंबल्स एलोकेट किया जाता है, पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भाई ये आपको उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले। बोथ वन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ, किसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भाई नीति आयोग के, बिल्कुल नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। उसके बाद में आपकी एनआईसी, एनआईसी के चेयरमैन होते हैं, बिल्कुल एनआईसी के भी चेयरमैन होते हैं। और नेशनल, सॉरी, इंटर एनआईसी के होते हैं, और इंटर स्टेट काउंसिल के भी जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग हाँ चलो ठीक है। तो उसका आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैबिनेट कमेटीज। कैबिनेट कमेटीज पर पूछा जा रहा है। तो दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज, बिल्कुल सही है ये। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज हैं, दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस जो है, उसमें उनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूरा सब कुछ बताया गया है। तो भाई आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अब आपको ये भी पता होगा कि भाई दो टाइप की आपकी कैबिनेट कमेटीज वगैरह होती है। स्टैंडिंग होती है एक, जो आपकी परमानेंट होती है, और दूसरी होती है एड हॉक, जो आपकी होती है टेम्परेरी, जो टास्क के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट की जाती है ना। एंड ऑल कैबिनेट कमिटीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो दे आर मोस्टली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। कई बार बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, पर्टिकुलरली होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी हेड करते हैं, वो भी चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कमेटी के चेयरमैन है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिसाइड करेंगे। तो स्टेटमेंट टू आपका क्या होगा, गलत होगा। तो इसका होगा वन ओनली। ठीक है। तो भाई देखो, एग्जाम में कितने दिन रह गए हैं? वी हैव हार्डली अराउंड
32, हाँ 50 डेज रह गए, है ना। और तकरीबन 10-12 दिन पहले आपका क्यूज स्टार्ट हो चुका है, तो 25 क्वेश्चंस जो है हम पर डे कर रहे हैं। तो भाई आप देख सकते हो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स के करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से करोगे, ध्यान लगा के, तन मन धन से, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वो भी सुनना है। इसके साथ साथ अगर इन क्वेश्चंस के लिए आप थोड़ा गूगल की हेल्प भी लोगे, क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आ रही है गूगल कर सकते हो, जो नहीं आ रहा है उसको कमेंट कर दो, व्हाट्सएप पे पूछ लो। व्हाट्सएप पे आपको पता है कि जो ग्रुप्स हैं और जो टेलीग्राम पे चैनल है, उस पे भाई हमारी जो शीट है, ये डेली क्यूएस की, रात के टाइम 7 से 9 के लेकर 9 बजे के बीच में शेयर की जाती है। तो आप उन क्वेश्चंस को डेली सोने से पहले करो। नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको देखो अच्छे से। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो भाई ग्रुप में क्वेश्चन में अपना डाउट डाल दो कि इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट। ठीक है, ये वही लोग कर पाएंगे यार जिनमें डिसिप्लिन है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। सीडीएस और एनडीए ऐसे ही क्लियर नहीं हो जाता कि भाई आप गए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और हो गया। नहीं, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई इन चीजों के लिए जैसे मैंने बताया, इन क्वेश्चंस को डेली शाम को सोने से पहले करें। और इनका क्वेश्चन बैंक बना लो। पीडीएफ तो आपके पास में ही अवेलेबल हो ही जा रही है, तो उनका एक क्वेश्चन बैंक बना लो। सारे पॉलिटी का अलग कर लिया, हिस्ट्री का अलग कर लिया, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स का सबका अलग कर लिया। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की शीट्स आपको पता है भाई, हम लोग 10-12 महीने के करंट अफेयर्स करने वाले हैं, सीडीएस एनडीए दोनों के लिए। तो भाई उसके लिए हमने सितंबर 2022 का और अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर शेयर कर दिए हैं। आज शाम तक आपका नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स है वो भी शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हमें कब तक के लिए कवर करने हैं? हम कवर करेंगे अराउंड 15 अगस्त समथिंग के लिए। इतना जरूरी है सितंबर वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, आंसर की भी आपकी अभी मैंने इसमें पूरी फुलफिल नहीं की है। तो आंसर की जो आपकी वो भी गिवन होती है सबसे लास्ट में, वो आपको डेली क्यूएस में लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग ये क्यूएस जो है डेली अटेंड कर रहे हैं। बहुत इफेक्ट क्रिएट करेंगे ये। ठीक है, चलिए मित्रों, जय हिंद।